तमाम बड़े दिग्गज नेता आज इस मंच पर पहुंचे थे। इस दौरान सुभाष बराला से हमारे संवाददाता रवि कालीरमण ने भी खास बातचीत की है। क्या कुछ उनका कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। एलनाबाद उपचुनाव का जो है बिगुल बज चुका है। ऐसे में क्या रणनीति रहने वाली है बीजेपी जेजेपी की, और जिस प्रकार से गोविंद कांडा को उन्होंने उम्मीदवार बनाया है, तो ऐसे में किस प्रकार की जो रणनीति रहने वाली सर, तीनों पार्टियों ने अपने अपने जो नेता हैं वो मैदान में उतार दिए, तो कैसे देखते हैं पूरा इलेक्शन और क्या रहने वाला है आपके हिसाब से, क्योंकि तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो विधानसभा में जाने का दम भरती हैं। देखिए, जहां तक चुनाव को देखने की बात है, रात हम देर रात्रि एक फैसला हमने किया था कि आज भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और गोपाल जी के जितने भी संघर्ष के साथी हैं, ऐसे सब साथियों की एक हम बैठक करेंगे और फिर सब पार्टियों के नेता मंच के ऊपर आकर के कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे कि हमारे प्रदेश और केंद्र सरकार के जो विकास की योजनाएं हैं, जन कल्याण के काम हैं, पारदर्शी सरकार देने की जो हमने पिछले 7 साल में एक सफल कोशिश की है, इन सब बातों को लेकर के हम कार्यकर्ताओं का आह्वान करेंगे। ये योजना रात को बनाई और आज लगभग 4 से 5 घंटे के नोटिस के ऊपर आज हजारों कार्यकर्ताओं का हमारी इस बैठक के अंदर आना और जिस जोश के अंदर कार्यकर्ता आए, उससे एक बात ये स्पष्ट है कि ये चुनाव जीतने के लिए हमारे सब कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आज कार्यकर्ता ये देख रहा है विधानसभा क्षेत्र में जाकर के कि एलनाबाद क्षेत्र का हर परिवार और हर वोटर ये चाहता है कि यहां जो लारे और नारे की जो एक राजनीति रही है, उसको तिलांजलि दे करके, उसको त्याग करके वास्तव में जो एक मौका आया है बहुत साल के बाद सरकार के अंदर सीधी भागीदारी करने का, ये बात आज एलनाबाद के हर परिवार के हर वोटर के मन के अंदर है और इस बात को हम लेकर के जनता के बीच में जाएंगे कि हमारे बीच में आपकी इस इच्छा को पूरी करने के लिए, यानी कि जनता की इच्छा एलनाबाद की कि सरकार के अंदर भागीदारी हो, और हम एक योग्य उम्मीदवार लेकर के आए हैं। गोविंद जी के बारे में भी यहां की जनता जानती है, यहां जमीन से जुड़े हैं, जितने सेवा के काम, मैं तो हैरान रह गया जब पहली बार इनसे मिलकर के ये जानकारी प्राप्त हुई कि हजारों लोगों का इलाज करवाने का काम किया है, बच्चों को शिक्षा देने का काम किया है, और जो कोविड का दौर था, इस भयंकर बीमारी के दौर में इनकी टीम ने किस प्रकार से जनता के बीच में जाकर के उसको संबल देने का काम, सहारा देने का काम किया है, ये सारी बातें जनता के बीच में, तो जनता की इच्छा पूरी करने के लिए हमारा एक योग्य उम्मीदवार गोविंद कांडा के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने और गठबंधन ने दिया है। तो मैं समझता हूं कि एलनाबाद क्षेत्र की जनता की सालों साल की जो एक मन की मुराद है वो पूरी होने वाली है। ओम प्रकाश चौटाला हैं, पूर्व मुख्यमंत्री, उनका कहना है कि ये सिर्फ हल्के का चुनाव नहीं है, एलनाबाद का उपचुनाव नहीं है, पूरे देश का चुनाव है। कहीं ना कहीं अगर इनेलो इस चुनाव को जीतती है तो सत्तारूढ़ पार्टी की नींव हिलाने का जो है वो काम लोग करेंगे। देखिए, इससे बड़ा मुझे नहीं लगता कोई मजाक कोई नेता कर सकता है। जिस पार्टी का आज के दिन एक भी विधायक ना हो और वो पार्टी ये कहती है, दावा करती है कि अगर उनका एक विधायक बन गया तो देश की राजनीति की चूड़ें हिला देंगे, तो मुझे नहीं लगता। बहुत वरिष्ठ नेता है चौटाला साहब, मैं उनके ऊपर व्यंग नहीं करना चाहता, लेकिन उन्होंने एक ऐसी बात कही है कि जिसके ऊपर आम जनता ये विचार करने पर मजबूर होगी कि क्या एक नेता जो पहले भी विधायक था और वो विधानसभा क्षेत्र जहां से इस पार्टी का आज से नहीं, हरियाणा के निर्माण के बाद के से लेकर के अब तक का इतिहास देखें तो 3 बार है, एक बार बहुत थोड़े समय के लिए, 2 चुनाव और ऐसे आए हैं जब इस पार्टी का, इसके नाम बेशक कुछ भी रहे हों, यहां से विधायक ना रहा, और उसमें भी चौटाला साहब के परिवार के यही जो रतन है चौधरी अभय सिंह चौटाला, यही विधायक रहे। और ये विधायक उस समय थे जब चौटाला साहब मुख्यमंत्री थे, तब भी ये विधायक थे,
वर्तमान में भी इस्तीफा दे करके गए हैं। भाई इस्तीफा देने से पहले भी विधायक थे, तब इन्होंने देश की राजनीति में कौन सा भूचाल ला दिया। वो कहीं ना कहीं साथ साथ ये भी कह रहे हैं कि तीसरे मोर्चे के गठन की उन्होंने बात की थी 25 सितंबर की जो रैली थी, तो कैसे देखते हैं तीसरे मोर्चे का जो गठन है वो संभव है? देखिए, वर्तमान में जो देश की जनता है, नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने दुनिया में इस बात को स्थापित कर दिया कि आज इस देश को आगे लेकर जो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है उसके माध्यम से कैसे दुनिया को एक एकात्म मानववाद के रास्ते के ऊपर ले जा करके सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय की कल्पना को साकार किया जा सकता है, तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में किया जा सकता है। यह संदेश पूरी दुनिया के अंदर है। और जब भारतीय जनता पार्टी के पास इतना सक्षम नेतृत्व है जिसने पूरी दुनिया के अंदर भारत नहीं भारतीयता का, हमारी संस्कृति का झंडा बुलंद किया है, उसके सामने वो ये बात कहे कि वो तीसरा मोर्चा खड़ा करेंगे, मुझे नहीं लगता कि देश की जनता को आज इस बात की जरूरत भी है। देश की जनता को इस बात की जरूरत है कि वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश को मजबूती की ओर लेकर के जाए। तो इस समय में तीसरे मोर्चे की बात करना बड़ी बेमानी है। एक जो है इनेलो नेता अभय सिंह चौटाला हैं, किसानों के समर्थन में उन्होंने इस्तीफा दिया, कानून वहीं के वहीं खड़े हैं, दोबारा इलेक्शन में आगे दोबारा ये बयान आता है कहीं ना कहीं 6 महीने के बाद जो है दोबारा इस्तीफे देने की जरूरत पड़ी तो मैं वो भी दे दूंगा। तो कैसे देखते हैं इस पूरे बयान को उनके? देखिए, बड़ी अटपटी बात है इस प्रकार की स्टेटमेंट जब आती है, और वो इस बात के बावजूद भी कि माननीय उच्चतम न्यायालय ये बात रिपीट करता है जी। एक बार नहीं, पहले भी बात कही है माननीय उच्चतम न्यायालय ने, और वर्तमान में भी किसी संदर्भ में बात की, उसकी गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, कि जब केंद्र की नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार ने कह दिया कि 1.5 साल के लिए हम कानूनों को एक बार रोक लगाते हैं, माननीय उच्चतम न्यायालय ने इन कानूनों के ऊपर रोक लगाई है, यानी कि स्टे है, उसके बावजूद भी जो सोचता है कि जनता को गुमराह किया जा सकता है और बार बार किया जा सकता है, तो उस व्यक्ति की बात के ऊपर कौन विश्वास करेगा? ये विचार करने की बात है। क्योंकि आज जो चुनाव है एलनाबाद का, जिसकी जरूरत नहीं थी, स्टे होने के बावजूद भी जो व्यक्ति कहता है कि जब तक ये कानून वापस नहीं होंगे मैं विधानसभा में नहीं जाऊंगा, फिर भाई क्यों चुनाव लड़ने के लिए आए हो? अब अपनी बात को ही मोड़ने का काम अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। अपनी ही बात को झूठा साबित अगर कोई कर रहा है तो अभय सिंह चौटाला कर रहे हैं। तो इस प्रकार के व्यक्ति के ऊपर यहां की जनता विश्वास करेगी, मुझे नहीं लगता। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी आज बयान दिया है कि 6 महीने के बाद दोबारा से विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव लेके आएंगे। क्या लगता है कि जनता उनकी बातों को जो है सिरे चढ़ाएगी? क्योंकि जिस प्रकार से वो लास्ट टाइम जो विश्वास प्रस्ताव लेके आए थे वो उधे मुंह गिरा था, तो आगे जो कहीं ना कहीं विश्वास प्रस्ताव लाने की बात कर रहे हैं उसको किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी के अंदर जिस प्रकार का काम चल रहा है, एक दूसरे को निपटाने का, एक दूसरे नेता को ठिकाने लगाने का, ये जैसे जींद के अंदर जब उपचुनाव था उस समय हुआ था, रणदीप सिंह सुरजेवाला चुनाव लड़ने के लिए वहां के कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व ने उनको भेजा था। उस समय इस प्रकार की बातें चलती थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपने रास्ते का एक कांटा निकाल देंगे। उस समय एक कांटा निकाला था। मुझे लगता है यह विश्वास है, विश्वास की बात तो बहुत बाद की है कि किस प्रकार से विधानसभा में क्या बात करेंगे वो। यहां वो अपना एक और कांटा निकालने का प्रयास करने वाले हैं। एक कल तीनों पार्टियां आपकी मिलकर कहीं ना कहीं चुनाव प्रचार के लिए जाएंगे, तो क्या रणनीति रहने वाली है? किस प्रकार से आपका चुनाव प्रचार पूरा रहने वाला है? देखिए, हम एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता को 2-3 बातें प्रमुख रूप से जाकर के बताने वाले हैं और व्यक्तिगत रूप से मिलकर के बताने वाले हैं। एक ये बात कि इस चुनाव का कोई औचित्य बनता नहीं था। जब चुनाव स्टे हैं, केंद्र सरकार ने भी इसको 1.5 साल के लिए रोकने की बात कही है, उसके बाद भी चुनाव के अंदर झोंकने का जो काम किया जा रहा है। अगली बात यह है कि हमारे जो प्रत्याशी हैं गोविंद कांडा, ये नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी साथी पार्टी जननायक जनता पार्टी जो चौधरी देवीलाल की सपनों को लेकर के आगे बढ़ रही है, इन सब महान विभूतियों के मन की जो सोच है जन कल्याण की,
उस जन कल्याण की सोच को अगर कोई पूरा कर सकती है तो भारतीय जनता पार्टी, जननायक जनता पार्टी और उसके हमारे उम्मीदवार गोविंद कांडा कर सकते हैं। और एक अगली बात कि ये लोग जो झूठ बोल करके किसान को गुमराह करने का काम करते हैं केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए। मुझे बात ध्यान में आती है चौधरी देवीलाल जी की, चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत जी की, जो इस देश के बड़े किसान नेता थे। वो कहते थे कि किसान के साथ इस प्रकार का व्यवहार होता है, वो अपना अनाज पैदा करता है, पूरी मेहनत लगा करके, ताकत लगा करके, खून पसीना एक करके और अपनी फसल को मंडी में लेकर के जाता है, और दूसरा कोई व्यक्ति आता है और हाथ में उछाल करके, दाने उछाल करके उसका रेट तय करता है। तो एक नारा भी उस समय ये लोग दिया करते थे कि माल हमारा, दाम तुम्हारा नहीं चलेगा। इस व्यवस्था को ठीक करने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री 3 कानून लेकर के आए, ताकि किसान की जो फसल है उसका ठीक प्रकार से उसको दाम मिल सके, उसकी फसल अगर कहीं खराब होती है तो उसको मुआवजा मिल सके, उसको बीमा मिल सके, नए तरीके की खेती को बढ़ावा मिल सके, दुनिया के बाजार से हमारा किसान मुकाबला कर सके, उसके लिए एक आधारभूत ढांचा उसको उपलब्ध करवाया जा सके। इस प्रकार की बातों को लेकर के नरेंद्र मोदी जी 3 कृषि कानून लेकर के आए, और मैं समझता हूं ये सारी बातें हम जनता तक लेकर के जाएंगे कि एक तरफ नरेंद्र मोदी जी, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी और हमारी साझी हरियाणा की सरकार इस प्रकार के किसान हितैषी काम करने का एक सफल प्रयास कर रही है, इनका लाभ किसानों तक पहुंच रहा है, और दूसरी तरफ ऐसे नेता हैं जो किसान को गुमराह करके उसको बर्बाद करने पर तुले हुए हैं। ये सारी बातें जनता के बीच में हमारा एक एक कार्यकर्ता हमारी पार्टियों का लेकर के जाएगा, और हमारे उम्मीदवार जिनका एक सच्चा सुच्चा सेवा करने का रिकॉर्ड है उसको प्रस्तुत करेगा, और जनता मुझे विश्वास से इस रिकॉर्ड के आधार पे हमारे उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताने का काम करेंगे। प्रहलाद जी, मैं 3 जो किसान आंदोलन है उनका जिक्र करना चाहूंगा। एक आंदोलन जो वर्तमान में चल रहा है, एक आज से 19 साल पहले जो है कंडेला में चला था, किसानों ने आंदोलन किया था, एक कादमा में चला था। तो तीनों आंदोलनों में कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार जो है सॉफ्ट कॉर्नर अपनाती आई है। वहां की जब तत्कालीन जो सरकारें थी उन्होंने एक कड़ा एक्शन लेके वो तमाम जो आंदोलन थे उनको खत्म कराया। ऐसी क्या जो वजह है जो आप इतना सॉफ्ट कॉर्नर जो है लेकर चल रहे हैं? देखिए, आप केवल कंडेला और कादमा की चर्चा कर रहे हैं, आप टोहाना कांड की चर्चा करें, आप पृथला कांड की चर्चा करें, आप सतनाली की चर्चा करें, मंडियाली की चर्चा करें, निसिंग की चर्चा करें, कितने ही कांडों की चर्चा करेंगे। और जो टोहाना का जो जहां पे किसान की मौत हुई थी उसका मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं। किसान अपने धान की फसल को बेचने के लिए तत्कालीन कृषि मंत्री के दरवाजे के ऊपर गुहार लगाने के लिए गया था। किस प्रकार से किसान को वहां अपनी धान की कीमत नहीं मिली थी, उसकी बोली नहीं लगी थी, किसान की जान की बोली जरूर लगी थी। कंडेला में भी इसी प्रकार से हुआ था, मह में भी इसी प्रकार से हुआ था, किस प्रकार से लोकतंत्र तार तार हुआ था। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है जो किसान के दर्द को, उसकी अंतर पीड़ा को समझती है, एक संवेदनशील सरकार है। हमारी सरकार के समय में आप पिछले 5 साल का और वर्तमान में 2 साल का आप इतिहास उठा करके देखेंगे, एक भी ऐसा मौका नहीं आएगा, मैं रिकॉर्ड पे बात कहता हूं, मैं विपक्ष को चैलेंज दे करके कहता हूं, हमारे छोटे से कार्यकर्ता के साथ बहस करके दिखाए कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में कभी किसान को बिजली लेने के लिए, कभी किसान को पानी लेने के लिए, कभी किसान को खाद बीज दवाई लेने के लिए कभी लाइन में लगना पड़ा हो और उसको आंदोलन के रास्ते पे जाने की जरूरत पड़ी हो, या फिर आंदोलन को कुचलने के लिए सरकार को कहीं इस प्रकार का जो दमन चक्कर है वो चलाने की जरूरत पड़ी हो। हमारे कार्यकर्ता के साथ आकर के बहस करें, एक भी मौका हमने इन 7 साल में नहीं दिया। अगर कहीं कोई इस प्रकार की समस्याएं दिखाई दी तो हमारी सरकारों की लोकप्रियता के कारण से विपक्ष जो बौखलाया हुआ है, विपक्ष को लगता है कि जिस सरकार ने पिछले 5 साल में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मनोहर लाल जी के नेतृत्व में किसान का इतना भला किया है, और वर्तमान में 3 कृषि कानून जो लेकर के आई हैं, हिंदुस्तान के सब बड़े किसान नेता, चाहे वो वर्तमान के हैं या पूर्व की पीढ़ी के हैं, उनके मन की इच्छा को पूरा किया है। तो नरेंद्र मोदी जी इस देश के जननायक हैं, हरियाणा के हमारे मनोहर लाल जी यहां की जनता के जननायक हैं। तो इनकी लोकप्रियता से घबरा करके विपक्ष का षड्यंत्र है,
भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार को, मोदी जी की सरकार को, मनोहर लाल जी की सरकार को एक बदनाम करने का एक जो षड्यंत्र है, और किसान को उन्होंने एक अपना मोहरा बनाया हुआ है। भोला भाला हमारा किसान है, और धीरे धीरे करके मैं एक बात को मान करके चलता हूं कि हमारा किसान इन सब षड्यंत्रों को समझने लगा है। बड़ी संख्या में जो प्रगतिशील सोच रखने वाला किसान है, जो समझता है कि वास्तव में हमारी सरकार ने हमारे महान किसान नेताओं के सपनों को साकार करने के लिए 3 कृषि बिल लेकर के आई, उनको कानून का अमली जामा पहनाया, ये दिमाग में आने लगी। और बहुत जल्दी इनकी जो राजनीतिक लोग हैं, विरोधी दलों के लोग हैं, कांग्रेस है, आईएनएलडी है, ये दूसरे और दल हैं, इनका मुखौटा उतारने का काम हमारे इस आंदोलन में लगा हुआ किसान ही करेगा। ये बात मैं दावे के साथ आपको कह सकता हूं। आखिरी सवाल है, क्या अभय सिंह चौटाला किसानों के सहारे लगकर अपना खोया हुआ जनाधार वापस पाने का प्रयास कर रहे हैं? देखिए, अभय सिंह चौटाला की सारी हकीकत आंदोलनकारी किसान समझ चुका है, इसलिए इनके सपनों को तो, अभय सिंह चौटाला के सपनों को तो आप देखना कैसे चकनाचूर यहां का किसान करने वाला है। आखिरी सवाल, कितने % आश्वस्त हैं जीत को लेकर? देखिए, यहां की जनता का जो मूड है, मैं मेरी बात नहीं कह रहा, एलनाबाद विधानसभा क्षेत्र की जनता, और मुझे तो सौभाग्य दिया भारतीय जनता पार्टी ने कार्यकर्ता के रूप में, 2001 में मैंने यहां पदयात्रा की थी, 3 में मैं यहां मोटरसाइकिल यात्रा करके गया था। उस समय से लेकर के वर्तमान में किस प्रकार के किसान के हालात रहे हैं, ये मैं यहां की जनता के साथ साथ बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं। इसलिए यहां की जनता के मन को पढ़ने के बाद मैं ये बात कह रहा हूं कि हमारी जीत यहां की जनता के आधार पर सुनिश्चित है, 100% सुनिश्चित है। शुक्रिया सर बातचीत करने के लिए। ये थे सुभाष बराला, जिनको साफ तौर पे कहना है कि जीत को लेकर वो 100% है। वो उनको लगता है कि 100% जो है जीत बीजेपी की होने वाली है। और कहीं ना कहीं जिस प्रकार से अभय सिंह चौटाला को उन्होंने कहा कि जनता जो है वो समझ चुकी है, अब अभय सिंह चौटाला और विपक्ष की पार्टियों की जो किसानों को लेकर जो सहानुभूति वो दिखा रहे हैं, वो जनता समझ चुकी है। कहीं ना कहीं अब जो है बीजेपी यहां से बाजी मारने वाली है। कैमरामैन राजेश के साथ मैं